हर्तुकुल गाजी को आजकल कौन नहीं जानता। अब तो सभी इस ड्रामे के दीवाने हो चुके हैं। हकीकत पे मबनी काए कबीला पर बना ये ड्रामा पूरे पाकिस्तान में अपनी मकबूलियत गाड़ चुका है। जो इस ड्रामे को देखता इसका दीवाना हो जाता है। इस ड्रामे को देखने के बाद शायद आपके भी ज़हन में एक सवाल उठता होगा कि जिस सकाफत में आप उन कनीजों को देखते हैं वो सकाफत आज भी कहीं ना कहीं आपको नजर आती होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलोच कौम राज के बारे में, जो कोई नहीं कौम नहीं। क्या आपको नहीं लगता अर्तुगरुल गाजी बलोच कौम में से था? शायद आधा कबीला बलोच कौम में से थी। इस बात को वाज़ेह करने से पहले हम बलोच कौम की तारीख के बारे में जान लेते हैं ताकि इस बात को आपके सामने वाज़ेह कर सके। बलोच कौम इस रूए जमीन पर अचानक वारिद होने वाली कोई नहीं कौम नहीं, बल्कि आज से सैकड़ों साल पहले भी इनका जिक्र तारीखी किताबों में मिलता है। बलोच अपने रहम सहन, इक़दाम, तहजीब और सकाफत से भी अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम अफवाक से मुख्तलिफ है। वैसे तो बलोच कौम पर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है, लेकिन आज बलोच कौम की मुख्तसर तारीख बयान करूंगा। सकाफत और लिबास से बलोच वादी बलोच के रहने वाले हैं। ये वादी शाम में अलफ के करीब ईरान की सरहद के साथ वाक़ है। खास बलोच की नस्ब के बारे में बड़ा इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज मौरकीन इसे तुर्कमान नस्ल से मानते हैं, जबकि बाज के मुताबिक ये नस्लन अरब हैं। डॉक्टर बिलू ने इसे राजपूत लिखा है। प्रोफेसर कीम के ख्याल में वो ताजुक नस्ल से हैं। गुलबर ने साबित किया है कि बलोच मकरान के कदीम बाशिंदों बाकियात हैं, जबकि सरदार मोहम्मद खान गशूरी ने ये नजरिया पेश किया है कि बलोच खानदानी और बाबरी हैं और मशहूर हुक्मरान नमरूद की नस्ल से हैं। हेले बाबुल अपने कौम में देवता को बाले अजीम कहा करते थे। यूनानियों ने इसे बलूस कहा है। खदीर लफ्ज बलूस और बलूस के तौर पर तहरीर और बयान में आता रहा। अरब इसे बलूच अदा करते हैं और ईरानी इसे बलोच लिखते हैं और बोलते हैं। हमारे यहाँ ईरानी लफ्ज बलोच राइज है। असल में ये लफ्ज बलूच है, जिसे अरबों ने बलोच और ईरानियों ने बलोच लिखा। खुद बलोचों के पास एक नज़म के सिवा कोई कदीम मवाद मौजूद नहीं। इस नज़म में लिखा गया है वो अमीर अमजा की औलाद हैं और अरब से आए हैं। और इसमें मजीद ये भी बयान हुआ है कि इन्होंने करबला में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ दिया था और इनकी शहादत के बाद वो वाबूर पहुँचे और वहाँ से सिस्तान और मकरान आए। जरकिस के हैद में बलोच ईरानी बादशाहों के दरबार में आला ओहदों पर फायज रहे, लेकिन बाद में बलोच ईरानी बादशाहों के लिए खतरा बन गए। इसलिए उन्होंने निहायत बेदर्दी से इनके खिलाफ मुहिम जोई की। इसका तस्करा फिरदौसी ने शाना में बड़ी तफसील से बयान किया है। गुमा ने इसके नतीजे में बलोचों की कुव्वत इस इलाके में टूट गई और मजबूरन जनूब व मशरिक के पार में जाकर रहने लगे। बेंस ने बलोचों की हिजरत के बारे में अपनी किताब दी बलोच राइज में लिखा है, बलोच ने 2 दफा नकल मकानी की और दोनों बार हिजरत की वजह एक बड़े इलाके में नए फातियों की पेशकश में थी। पहली हिजरत उस वक्त हुई जब परतिस सर्जिकियों के हाथों वलीमे और गजमनी ताकतों का खात्मा हुआ। इस इलाके पर ये लोग घर बार छोड़कर सिस्तान और मगरबी मकरान के इलाके में आकर आबाद हुए। दूसरी बार इन्होंने इस इलाके को छोड़कर मशरकी मकरान और सिंध का रुख किया। ये हिजरत चंगेज खान की अमलो जलाउद्दीन की जंगों की वजह से हुई। दूसरी हिजरत के नतीजे में इन्होंने पहली बार वादी सिंध में कदम रखा, जिससे उन्हें तीसरी और आखिरी हिजरत ने इनके बड़े हिस्से को हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में मुंतशिर किया। इस आखिरी हिजरत का जमाना हिंदुस्तान पर तैमूर लंग के हमले, बाबर के उरीज का जमाना है। 5 कबीलों ने खलात पर काबिज होकर बलोचों को सिंध और पंजाब के दरमियानी इलाकों की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। ये वाकया बलोचों की तारीख में नाकाबिले फरामोश है। इस वाक़े के बाद बलोच कौम 2 ग्रुपों में तस्कीम हो गई और अब मशरकी और मगरबी बलोचों के दरमियान में खलात के बराबरी भी नजर आते हैं। 15वीं सदी तीसरी बलोचों की 2 कबीलों रिंद और लाशार साथ साथ वस्ती बलूचिस्तान की तरफ बढ़े। जो लोग इनके मुकाबले पर थे या वो कत्ल कर दिए गए या उन्होंने तात कबूल कर दी।
आखिर मीर चाकिर खान की आड़ में सारा बलूचिस्तान बलोचों के कब्जे में आ गया और वहां उनकी हुकूमत कायम हो गई। मीर चाकिर खान एक अजीम बलोच था। वो अमीर जलाल खान के औलाद में से था। उसने खुजदार, तराए मोला, कच्ची की मैदान, तराए बोलान और गाडर पर कब्जा करने के बाद सिब्बी को फतह किया। इसके बाद उन दोनों कबीलों रिंद और लाशार में जंगें छिड़ गई जो 30 साल तक जारी रही। बलोचों की जबान बलोच है जो जनूबो मगरिबी ईरानी जबान है। बलोचों की बहुत बड़ी अक्सरियत मुसलमान है और एक अंदाजे के मुताबिक 70% बलोच पाकिस्तान में आबाद है। पाकिस्तान के अलावा वो बलोच कौम ईरान, ओमान, अफगानिस्तान, मुत्तहदा अरब अमारात, भारत, तुर्कमेनिस्तान में भी आबाद हैं। बलोची बोलने वालों की तादाद का अंदाजा 1.5 से 2 करोड़ के दरमियान है। ताहम हकीकी आजाद और शुमार ये नहीं बता सकते कि असल बलोच और खुद को बलोच कहलवाने वालों की असल तादाद कितनी है। अगरचे बरावी और बलोच कबाइल बहुत हद तक घुल मिल चुके हैं, ताहम अभी बरावी को अलग कबीला माना जाता है। बलोचों में वो अफराद शामिल हैं जो सराइकी, सिंधी और बरावी बोलते हैं। इससे इनकी तादाद बहुत बढ़ जाती है। बहुत से बलोच जो बलूचिस्तान से बाहर रहते हैं वो 1 से ज़ायद जबानों पर हबूर रखते हैं। ये लोग सिंधियों, बरावियों, ईरानियों और पश्तूनों से घुल मिल चुके हैं। बलोचों के बड़े कबाइल मरी, बुख्ती बलोची जबान बोलते हैं। लाखों कबीला जो वस्ती बलूचिस्तान में रहता है बलोचों को मादरी और बरावी को सालिबी जबान की तरह बोलते हैं। बेजंजो और मोहम्मद साली कबीला दोनों जबानें इस्तेमाल करते हैं। बंगोलजाई कबीला बरावी बोलता है, जबकि गोरशाली जो राजपुर में बलोचों का सबसे बड़ा कबीला है बलोची जबान बोलते हैं। लगारी कबीला डेरा इस्माइल खान में बलोची और रहीम यार खान में सराइकी बोलते हैं, जबकि सिंध में लगारी सिंधी जबान बोलते हैं। तमाम बातों को सुनने के बाद एक बात तो वाज़ेह होती है कि बलोच कौम कोई नई कौम नहीं, बल्कि इस कौम ने हमारे नबियों के साथ मिलकर बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं और अर्तुगरुल गाजी और सलमान शाह के उस दौर में भी उनके शाना बशाना रही है। लेकिन ये बात कहना मुश्किल है कि अर्तुगरुल गाजी और सलमान शाह बलोच थे या उनकी नस्ल में से थे, क्योंकि बलोच कौम की असल हिस्ट्री को ही मिटा दिया गया है। शायद मुसलमान दुश्मन अनासिर ने बलोच कौम से खौफ खाकर ये काम सरअंजाम दी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है नीचे दिए हुए बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल का हिस्सा बने, ताकि मजीद ऐसी वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर लें।